तो हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मॉडल को पूरी तरह से करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका मॉडल जो है इससे 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 80 जो 40 जो है कुल मिला के, मतलब 80 मार्क्स रहेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। ओके, तो आपका 1.5 घंटे रहेंगे उसमें भी और इसमें भी। तो चलिए, हमने सेट का करना है हिंदी का। ओके, तो चलिए यहाँ पर गद्यांश को ठीक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, चौपल के चबूतर पर, ठीक है, पहले एक पेड़ था, यानी चौपल के चबूतर पर एक पेड़ हुआ करता था और एक हुक्का था। कह सकते हैं इसमें 10 लोग थे। ठीक है, गप्पे हाँकते थे और हो कर हंसते भी थे। पेड़ कैसा था? जीवित भी था। एंड यहाँ पर हम आगे देखेंगे, कबूतर भी इस पेड़ में होते थे और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर गुटुरगु करते थे। ठीक है, आगे है, दासियों का चेहरा एक था, पेड़ की डाली कट गई, कबूतर भी उड़ गए और यहाँ पे 10 हुक्के हो गए, यानी आवाज़ें सिमट कर चीलम की तरह बुझ गई। अब कोई चेहरा जो है स्पष्ट नज़र नहीं आता। पेड़ मर गया और सब कुछ बिखर गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कबूतर और कहाँ चले गए। यहाँ पर बोला कि कबूतर कहाँ गए क्या पता, कुछ नहीं मालूम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, चौपल के जीवन किस प्रकार का हुआ करता था। तो यहाँ पर कह सकते हैं चौपल के चबूतर पर एक पेड़ था, वहाँ 10 या उससे अधिक लोग बैठकर गप्पे लड़ाते थे, हुक्का पीते थे और हंस हंस कर कहते थे, कहने लगते थे। हम कह सकते हैं यहाँ पर चौपल का वातावरण मनमोहन, मतलब कि मनोहर एवं रमणीय था उस टाइम जब उसको काटा नहीं गया था। दूसरा क्वेश्चन है, अ, पेड़ को काटने का क्या दुष्परिणाम होता है। तो बता दें, यहाँ पर पेड़ को काटने से वहाँ भीड़ एकत्रित नहीं होती है, कबूतर और पक्षियों का आश्रम भी छीन जाता है और इससे सन्नाटा छा जाता है। तो हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए बेवजह, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेजुबान पक्षियों की और जानवरों की जो है आवास, यानी कि घर जो है छीन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोला है कि इस काव्यांश, यानी यह जो यहाँ दिया है, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, यानी इसका टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा चौपाल। ठीक है, अब खंड ख, यानी कि व्याकरण से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला है कि विषमयादि बोधक अवयव की परिभाषा उदाहरण सहित देने होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जिस शब्द से विषम यानी आश्चर्य, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, शाबाशी आदि के भाव प्रकट होते हैं, उसे विषमयादि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि मान लिया आपने किसी से आज को बात किया, पता चला रात को वो देख कर गए, तो आप बोलेंगे ओहो, ये इनसे तो कल हम मिले थे, आज ऐसे कैसे हो गया। तो ये सभी सभी जो चीज़ें हैं, जो आश्चर्यचकित हो गया, शोक हो गया, खुशी हो गया, घृणा हो गया, शाबाशी हो गया आदि, ये सब क्या है, विषमयादि बोधक है। जैसे कि इसमें से एग्जाम्पल आ हा, फिर वाह, ओ, छी, हाय, ये सब क्या है, इनका एग्जाम्पल है विषमयादि बोधक का। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो अथवा में और एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे बोला, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्ययी पद में करना होगा। जैसे हवा डैश बह रही है, तो यहाँ पर फिर बोला अच्छे चरित्र डैश जीवन निरर्थक है। तो हम कह सकते हैं हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही है, आप ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे बह रही है। ओके, या फिर यहाँ पर जैसे जैसे दिया है, अच्छे चरित्र के बिना जीवन जो है निरर्थक है, यानी यहाँ पर डैश की जगह पे लगा देंगे, अच्छे चरित्र के बिना जीवन जो है वो कैसा है, निरर्थक है। ये हो जाएगा, अथवा में आप ये लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पर, इसमें बोला है द्विगु समास की परिभाषा दे उदाहरण सहित, वो भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जिस समासिक पद में पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जिस समास में पहले वाला पद जो है वो संख्या में अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, जैसे में त्रिलोक, त्रिलोकी, यानी त्रि मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं 3, तो यहाँ पर तो संख्या आ गया, तो इसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, जिस समासिक शब्द में पहला पद यानी पूर्व पद संख्या आएगा उसको बोलते हैं द्विगु समास। जैसे चतुर्भुज, पंचतंत्र, अष्टधातु, नवरत्न आदि, ये सब क्या है, एक द्विगु समास का एग्जाम्पल है। अगर आपको द्विगु समास नहीं आता तो अथवा में यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है, ये भी समास से ही है। ठीक है, जैसे दाल रोटी का समासिक विग्रह, यानी समास विग्रह क्या है और समास का नाम भी लिखना है।
तो दाल रोटी जब भी रहेगा डैश में तो और लगा देना बीच में, ठीक है। और ये हमेशा द्विंद समास का ही होता है। जैसे दिन हो गया, दिन रात, तो यहाँ पर कह सकते हैं दिन और रात, ये द्विंद समास के उदाहरण है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा वाला भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें खंड गौ का है। इसमें बोला है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, यानी कहीं क्यों कही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये शायामत होना सही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसीलिए कही है क्योंकि इससे जो है हमारी जीवन चलता है, इसी से, ठीक है। विगत जीवन में चिपके रहना और वर्तमान से पलायन करना व्यर्थ है। यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ अगर उसी में रहेंगे तो अभी वर्तमान में आप जो जी रहे हैं वो आप जी नहीं सकेंगे, यानी कि एक तरह से व्यर्थ है, खत्म, एक तरह से बर्बादी है, ठीक है। हमें जीवन के कठोर यथार्थ से रूबरू होना चाहिए और यही हमारा जीवन की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। इसीलिए कवि कठिन यथार्थ के पूजन की बात कहता है। इसे स्वीकार करने में ही हमारे भलाई भी है और व्यक्ति को जीवन के यथार्थ को ही पूजन करना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं आता तो अथवा में और क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, भाव को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर बोला प्रभुता का शरण बीम केवल मातृ यानी कि मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब, इसका अर्थ यानी कि हमें बताना है, इसका भाव को स्पष्ट करना है। जैसे बड़प्पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक क्या है, छलावा ही है। मनुष्य बड़ा आदमी होकर भी मन से प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है, बड़ा होकर भी वो मन से खुश हो, ये आवश्यक जरूरी नहीं है। हर सुख के साथ एक दुख भी होता है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। वो वैसे तो अमीर है लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ घोट तो होता ही है। जैसे हर चांदनी रात में रात के बाद एक काली रात आती भी है, ठीक है। तो पूर्णिमा के बाद अमावस आती है, तो उसी तरह सुख के पीछे दुख भी छिपा रहता है, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। यही इस मतलब इस कविता का भावार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान। कन्यादान कविता के आधार पर बताएं कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। उन्होंने ऐसे क्यों कहा था, तो इसको जानते हैं। तो हमारे विचार से माँ ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि लड़की जैसी दिखाई देने पर उसे सजावटी गुड़िया मान लिया जाता है। यानी अब हमें ये बताया जा रहा है यहाँ पर, अगर आप लड़की जैसे लड़की हो और लड़की जैसे दिखाई देंगे तो आपको सजावटी गुड़िया के समान माना जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मतलब आदर्शवाद का क्या हो जाएगा, मुलमा चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जब लड़की लड़की जैसे दिखाई देती है तब प्रायः उसका शोषण होना जरूरी है, यानी शोषण किया जाता ही जाता है। तो माँ अपनी लड़की को इस स्थिति से बचाना चाहती है, यही है कन्यादान। यानी कि कन्यादान के एक यहाँ पर बताया हो, और लड़की को लड़की जैसा होना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आप पर शोषण अत्याचार परिवार वाले करेंगे, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। यही इस कविता से हमें इस क्वेश्चन से बात मालूम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। यहाँ पर जैसे दिया, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। यानी कि इस पाठ में हमें उन चीज़ों को देखना है जो फादर बुल्के की हिंदी प्रेम प्रकट जो है होता है। तो इसमें से हम कह सकते हैं निम्नलिखित प्रसंगों से फादर बुल्के का हिंदी प्रेम ही प्रकट होता है। इनमें से कौन है, पहला, जिसे फादर बुल्के ने हिंदी में एमए किया था। दूसरी बात, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना शोध प्रबंध हिंदी में पूरा किया। फिर विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये था। तीसरी बात है जैसे यहाँ पर दिया है ब्लू वर्ड का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया, ब्लू वर्ड, ठीक है। फिर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार भी किए। फिर आगे है बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। उसके बाद हिंदी राष्ट्र भाषा यानी कि राष्ट्रभाषा के लिए जोरदार पैरवी की। तो ये सब चीज़ों से जो है फादर बुल्के को हम कह सकते हैं हिंदी राष्ट्र से लगाव था, प्रेम था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है कि लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से
वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, यानी उनके बीच जो टकराहट हुआ था वो हमारे शब्द में हमें लिखने होंगे। तो जैसे हम कह सकते हैं लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए कि पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। बात तो सही है, यानी उनके पिताजी लेखिका को देश के समीप जो है उसको क्या करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप घर तक ही सीमित रहो। लेकिन लेखिका ऐसे नहीं चाहती, वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के मतलब स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय होने नहीं देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वो अपनी भावनाओं को प्रकट करे और वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले, लेकिन पापा ऐसा नहीं चाहते थे। यही वजह है कि उन दोनों के बीच में टकरार हमेशा होता रहता था। यही आकार दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी तो दोनों के विचार टकराए ही थे। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपने मन मर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि परवाह पापा की, और वो शादी अपने मन से मर्जी से करने लगे थे। अगर आपको वो आंसर नहीं आता तो यहाँ पर अथवा करके आपको दिया है, इन क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहाँ पर बोला पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के पर्याय थे। वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक भी थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में आवश्यक सम्मिलित होते थे, यानी कि वो ये से तो बिस्मिल्लाह खां यानी कि मुसलमान थे, लेकिन वो हिंदू ये में अपना भाग लेते थे, आयोजित करते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। ठीक है, आगे इसी प्रकार वे मोहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर जब इसीलिए हम कह सकते हैं पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जो है मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तर्क संगत से ठहराएंगे? तो यहाँ पर समझ लीजिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तानी, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या ड्रेस पहनेगी। आखिर रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था। बात को समझिए, यहाँ पर परेशान इसीलिए थी रानी एलिजाबेथ जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे के लिए जाती थी तो उनको मतलब यही समझ में नहीं आ रहा था वो कौन सा ड्रेस पहनेगी। ठीक है, आखिर रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया था, और इस सूट पर करीब कितना पौंड यानी कि 400 पौंड यानी कि 5,000 जो हम उस मतलब कि कह सकते थे इतना खर्च हुए। तो उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा था, 5,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ है कि यहाँ पर हम दर्जी की परेशानी को इस तर्क संगत से ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो परेशान हो जाते थे। वो कोई मामूली हस्ती तो नहीं थी ना, इसीलिए। ठीक है, कब क्या पहने यही दर्जी को तंग करता था। नेक्स्ट है खंड घ में हम कह सकते हैं रचना और लेख यहाँ से हमें मिलेगा, और प्रत्येक के लिए 5-5 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जो दिया है हमें पत्र लिखने के लिए, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए एक मित्र को एक पत्र लिखे, यानी अपने भाई की शादी में मित्र को पत्र लिखे कि वो आ जाए शामिल होने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया है रतु रांची, यहाँ आपको अपने जगह का नाम लिखने हैं और जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हो उसी दिन का डेट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे दिया है प्रिय मित्र, अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर लगाओगे प्रिय सहेली और यहाँ पे उनकी नाम लिख देंगे। ठीक है, तो तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे भाई का विवाह जो है किस तारीख है। यहाँ पर आप कोई भी डेट लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर है 7 जून 2022 को होना निश्चित हुआ है। बारात धुरवा से सेतु रोड रांची जाएगी, तो आप जगह अपने हिसाब से देंगे। ओके, फिर आगे हमारे यहाँ दिया है कि तुम 6 जून तक आवश्यक यहाँ पहुँच जाना।
यानी ये बाराती के लिए भेजा जा रहा है। उन दिनों विद्यालय भी क्या हो जाएंगे, छुट्टी रहेंगे, अतः तुम्हें माता पिता से अनुमति लेने में भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उस दिन तो उस टाइम तो स्कूल छुट्टी रहता है गर्मी का। ठीक है, तो अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना जो है आवश्यक देना, यानी रिटर्न करना। ठीक है, एक तरह से जवाब देना। चाची एवं चाचा जी को, यानी चाचा जी और चाची जी को सदर चरण स्पर्श तथा अंशु को स्नेह या प्रेम। ठीक है, तुम्हारा मित्र संजय, यहाँ पे आप अपना नाम लगाएंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो अथवा में भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर बोला, अपने विद्यालय में पानी पीने की समुचित व्यवस्था को प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। तो जैसे सेवा में ये तो जरूरी है, प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, इसके बाद राजकीय उच्च विद्यालय रांची, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं रांची। आप अपने हिसाब से जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, क्या जगह पड़ता है, ये आप लिखेंगे। फिर आपका दिनांक, यानी किस दिन आप ये चीज़ लिख रहे हो। आगे यहाँ पर विषय, किस विषय में बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं विद्यालय में पानी पीने की समुचित व्यवस्था को लेकर। ठीक है महोदय। फिर सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक जो है, और पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिनों में नल पर छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ लग जाती है। एक ही चापाकल रहेगा और पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा रहेंगे, तो ऐसे में तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। कई बार पानी पीने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, 2-3 दिन। यानी कि ऐसे में क्या होगा, इससे हमारी पढ़ाई में विघ्न, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बाधा पड़ती है। कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए, इससे विद्यार्थियों को कुछ राहत भी मिल सके। तो आपका विश्वासी ज्ञानंदन कुमार, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 10, और आप मान लिया कक्षा 10 लिखेंगे, और किस सेक्शन से है वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर में आपका हमेशा निबंध रहेंगे, और 11 नंबर में आपका पत्र या अथवा करके आपको लेटर भी लिखने होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर आज की ज़रूरत क्या है, और यहाँ पर संकेत बिंदु कौन कौन सा है, क्या भूमिका है, आधुनिक में उपकरण, निर्दोष गणक या दुष्परिणाम या उपाय, क्या क्या चीज़ें, इन बिंदुओं के बारे में हमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पर बोला इसका भूमिका क्या है, तो यहाँ पे जैसे दिया है कंप्यूटर जो है इस युग में, यानी कि कंप्यूटर युग है ये, वर्तमान युग जो है किस युग का है, कंप्यूटर। हर जगह कोर्ट कचहरी जाइए, कहीं पे भी, स्कूल में भी कंप्यूटर, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है। सो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है इस ज़माने में। ओके, तो जैसे यहाँ पर बोला है भारत, यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ कर देखें तो हम पाएंगे कि आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, डाक खाने हो, या बड़े बड़े उद्योग कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने की मशीनों तक कंप्यूटरीकृत हो गई है। आप मानते हो इस बात को? ऑफकोर्स मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह हमने देखा है। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है, यानी संकेत हमें दे रहा है। ठीक है, आधुनिक उपकरण और कंप्यूटर, तो जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पागल गति की सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, सच सच तो यही है। इस आवश्यकता ने अपनी व्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि हो गया, यानी कि हड़बड़ी में गड़बड़ जो होने की जो डर है, वो कंप्यूटर उनके लिए रामबाण यानी कि औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो, या लाखों करोड़ों अरबों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो है पलक झपकते ही उसकी समस्या को हल कर सकता है। आपने कभी क्रिकेट खेलते हुए देखे होंगे, मान लिया वो मतलब उनका अंपायर में लग गया, तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन कंप्यूटर वो बता देते हैं कि आपका जो है आपके अंपायर को लगा है या नहीं। या फिर बड़ा बड़ा हिसाब किताब करोड़ों अरबों में पलक झपकते हो जाती है इनके हिसाब। तो बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे जीवन में कंप्यूटर की। तो आगे क्या है कि पहले इन कामों के करने वाले कर्मचारियां हड़बड़ मतलब हबड़ डकर काम करते थे, और ऐसे में क्या होता था, एक भूल से घबरा कर और अधिक गड़बड़ी कर देते थे। परिणाम स्वरूप काम कम और तनाव अधिक होता था। उस टाइम काम तो कम होगा लेकिन तनाव ज़्यादा होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो तो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है।
अब यहाँ पर देखिए निर्दोष और गणक। तो यहाँ पर कह सकते हैं कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है और कार्यालय की सारी गतिविधियाँ फ्लॉपी यानी कि फ्लॉपी में बंद हो जाती है। इसीलिए फाइलों की स्टोरों की ज़रूरत अब नहीं हो रही है। ऐसे में अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। आप तो जानते होंगे मोबाइल में सारे जिनके पास मोबाइल है या फिर टीवी वगैरह सारी चीज़ें कंप्यूटर में मशीनों से ही दिखता है, यानी कागज़ अब धीरे धीरे कम होने लगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी कागज़ तो धीरे धीरे ख़त्म होंगे ही, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है या फिर अभी ऑनलाइन से ही सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ मशीनों द्वारा होगा, यानी कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसी से ही काम चलेगा। विश्व के किसी कोने में छपी पुस्तक, फिल्म, घटना की जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, यानी ये बहुत जल्दी आ जाती है हम इंटरनेट पर, चाहे किसी भी कोने में हो दुनिया के। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान के संसार को कुटुंब बना दिया गया है। कंप्यूटर ने तो मानो उससे कुटुंब को अपने कमरे में उपलब्ध कर दिया है। ठीक है, आगे जैसे यहाँ पर बोला संभव है कंप्यूटर की सहायता से हम मन चाहे सवाल का जवाब दूरदर्शन या इंटरनेट ले पाएंगे, और शारीरिक रूप से ना सही काल्पनिक रूप से जिस मौसम का जिस प्रदेश का आनंद उठाना चाहे हम उठा सकते हैं इसके माध्यम से। आगे है कंप्यूटर के क्या दुष्परिणाम है। तो कंप्यूटर के दुष्परिणाम के यानी कि विज्ञान का कोई भी आविष्कार उसके हो उसके फायदे तो हैं, तो कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे कि आँखों का खराब होना, डिप्रेशन का शिकार होना, याददाश्त कमज़ोर होने से विद्यार्थी पर कुप्रभाव पड़ना, समय का दुरुपयोग करना, एकाग्रता की कमी, डाटा खराब होना, डाटा चोरी होना आदि कुछ कंप्यूटर के दुष्परिणाम भी हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह करते हो। ठीक है, उपाय तो क्या उपाय होना चाहिए इसका। तो आज कंप्यूटर ने मानव जीवन को सुविधा और सरलता, सुव्यवस्था और सटीकता प्रदान की है। अतः मनुष्य को कंप्यूटर का सुरक्षित उपयोग कर कंप्यूटर के दुष्परिणाम से बच सकते हैं। आप जैसे करेंगे वैसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जैसे दिया है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण, इसके संकेत बिंदु क्या क्या है। तो यहाँ पर भूमिका प्रदूषण, अर्थ, कारण, दुष्परिणाम, उपाय आदि ये सब आएंगे। तो जैसे भूमिका में है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की खोज से ही जन्मा है, जिसे रहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर भी है। तो जैसे प्रदूषण का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर समझ ले। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। आज तो है एकदम पूरी तरह से क्या हो गया, फैल गया है, यानी ये चीज़ें। प्रदूषण का अर्थ है कि प्रकृति संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना। ठीक है, प्रदूषण के कई प्रकार का होता है, जैसे कह सकते हैं प्रदूषण में प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आप प्रदूषण के प्रकार को देखेंगे, यानी प्रदूषण के क्या क्या प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले तो वायु प्रदूषण महानगरों में देखेंगे, महासागर नहीं, महानगरों में यह प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। वहाँ चौबीसों घंटे क्या चलती है, कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुभर हो गया है, यानी कि दुर्लभ हो गया है एक तरह से। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर से काले काले कण जमे हुए पाती है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और असह्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग हो जाता है। अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के क्या हो सकता है, जैसे कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, इससे अनेक बीमारियां भी पैदा करती हैं।
नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किस तरह से, मनुष्य को रहने के लिए एक शांत वातावरण चाहिए, लेकिन आजकल जो है कल का कारखानों की शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्ली, लाउड स्पीकर की कर्णभेदी ध्वनि से बाहरेपन और तनाव को जन्म देता है। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने के कल कारखानों के वैज्ञानिक साधनों का अत्यधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्रण आदि दोषी है। इन सारी चीज़ें, प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों की अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र भी बिगड़ जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ सकता है। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव स्वस्थ जीवन से खतरा पैदा करती है, होता गया है, और खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गए हैं आदमी। ठीक है, गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है और मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचकर रहना है। आगे बोले, भोपाल गैस कारखाने, ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, क्या आपको याद है? कितने ही अपंग हो गए पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ना समय पर वर्षा हो रही है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। तो सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण ही प्रदूषण है। तो इस चीज़ों को हमें समझना है। इसीलिए पेड़ पौधों को काटना नहीं, बल्कि और नया पेड़ पौधे को लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आगे है कि प्रदूषण रोकने का क्या उपाय हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हरियाली अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र में खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से थोड़ा दूर रखना चाहिए। उनसे निकलने प्रदूषित मल जो है वो नष्ट करने को उपाय सोचना चाहिए, मतलब वहाँ से निकलने वाले प्रदूषण को नष्ट करने के लिए। ठीक है, आगे 13 नंबर क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है सेट 2 का। इसमें हमें क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, एड्स तैयार करना है। जैसे हर्बल टूथपेस्ट के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट यानी दांतों से संबंधित है, स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल जो है दंत कांति टूथपेस्ट, इस तरह हमें इसका हेडिंग लिखनी है। आगे हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, दंत कांति टूथपेस्ट के लाभ, दांतों मसूड़ों को स्वस्थ बनाकर उन्हें लंबी उम्र व असरदार सुरक्षा दे सके, और परिया मसूड़ों में सूजन आदि को दूर करने में लाभदायक है, और हम कह सकते हैं दांतों को कीटाणुओं से लड़ने की ताकत भी दे सकता है। इस तरह से हम वैज्ञानिक को तैयार कर सकते हैं हर्बल टूथपेस्ट के द्वारा। तो थैंक यू गाइस, हमने देख लिया पूरा सेट 2 का। अगर आगे का देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर